चाहता है नितिन गडकरी से उस बयान को लेकर बात जिसकी चर्चा लगातार हो रही है 2 दिन से। आपने बस और कार फेडरेशन से बात की और कहा जल्दी पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुरू करेंगे। सर कोई तारीख तय है उसकी? लोग उम्मीद कर रहे हैं कि 18 तारीख से कर देंगे क्या? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हमारे नेशनल हाईवे पूरे ओपन हुए हैं और करीब 65 से 70% गुड्स ट्रांसपोर्ट इससे आया है। इसके साथ साथ पोर्ट, एक्सपोर्ट और पोर्ट का काम और पोर्ट का भी कामकाज पूरा शुरू हुआ है। ये बात जरूर है कि कोरोना का संकट भी गंभीर है और दूसरी ओर हमारी इकोनॉमी के भी अनेक सवाल समस्या हमारे सामने खड़ी है। लगातार लॉकडाउन से काफ़ी बड़ी समस्या है कि लोगों के रोजगार चले गए हैं और ऐसे स्थिति में कोरोना में रहकर जीवन जीने का आर्ट ऑफ लिविंग हमको निश्चित रूप से सब लोगों को उसको समझना होगा और इसलिए सरकार की कोशिश यही है कि धीरे धीरे एक तरफ लॉकडाउन भी रहे और दूसरी ओर निश्चित रूप से इकोनॉमी के दृष्टि से कुछ बातों को सुचारू रूप से शुरू भी करें। तो मुझे लगता है इसके बारे में निर्णय तो होम मिनिस्ट्री के लेवल पर होगा, पर स्वाभाविक रूप से जिस प्रकार से धीरे धीरे एक एक बात खुल रही है तो मैं भी उम्मीद रखता हूं कि आने वाले कुछ दिनों में इससे भी जरूर कोई ना कोई मार्ग निकलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। क्योंकि हमारे जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर में जो बसेस वाले हैं उन्होंने मुझे बताया कि हमारा कर्जा बढ़ रहा है, ब्याज है, लोगों के तनख्वाह दे रहे हैं और इस समय हमारी हालत बहुत ख़राब है। तो मैंने उनको कहा कि जल्दी जल्दी हम कोशिश करेंगे कि इसमें आपको कैसे रिलीफ मिले। तो निश्चित रूप से इसकी कोशिश हम जरूर करेंगे। लेकिन एक परिस्थिति ये भी है कि प्रधानमंत्री जब देश के सामने आए, उन्होंने राष्ट्र के नाम संदेश दिया तो उन्होंने लॉकडाउन बढ़ाने की बात कही, इसलिए ताकि कोरोना को लॉक किया जा सके, उसको रोका जा सके। मामले लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के। इस समय 59,000 तक केसेस आ चुके हैं। अब लोगों के मन में यह डर बैठने लगा है कि अगर इसी तरीके से मामले बढ़ते रहे तो कहीं लॉकडाउन और आगे तो नहीं बढ़ जाएगा। देखिए, 3 बातें बहुत आवश्यक है कि कोई कहीं भी घर के बाहर या ऑफिस के बाहर कहीं भी जाते होंगे तो मास्क लगा कर निकले, वो मैंडेटरी है, ऐसा समझ कर चले। दूसरी बात यह कि कहीं भी 2 व्यक्तियों के बीच में सोशल डिस्टेंस 1 मीटर से ज़्यादा रखें और बाहर जाते समय आते समय अपने हाथ सैनिटाइजर से लगातार धोते रहे। अब मैं आपको वही बात पहले अपने आपके सवाल में दे रहा था कि धीरे धीरे हमको कोरोना के साथ लड़ाई लड़ते समय हमारे जीवन को जीने की पद्धति को भी समझना होगा और निश्चित रूप से ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि एक तरफ हमारी इकोनॉमी को भी हमको जो चक्र है रुका हुआ उसको भी धीरे धीरे चालू करना होगा और दूसरी ओर कोरोना के लिए जो आवश्यक बातें हैं उसका पालन भी करना होगा। इसमें कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, एक दूसरे को पूरक है और मेरा विश्वास है कि धीरे धीरे इसमें से लोगों में काफ़ी बड़ी निराशा है, जिनका धंधा रोजगार चला गया उनमें भी चिंता है। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से इससे कुछ मार्ग निकलेगा और दोनों बातों के ऊपर हम बात कर पाएंगे। लेकिन हमारे देश की जितनी आबादी है गडकरी जी, अभी अगर धारावी का ही उदाहरण ले लें, जिस सघन तरीके से बसाहट है उसमें हम मास्क का इस्तेमाल भी करवा सकते हैं लोगों से, सैनिटाइजेशन के लिए उनको सीख भी दे सकते हैं। लेकिन बस में चलते हुए, मुंबई की लोकल ट्रेन में बैठते हुए या देश में पैसेंजर ट्रेन में भी चलते हुए, आपको लगता है कि जो हम सोशल डिस्टेंसिंग एक लोगों को सिखाने की बार बार सरकार कोशिश कर रही है उसका पालन करवा पाना मुमकिन होगा? देखिए, बहुत बड़े प्रमाण पर जब शुरुआत हुआ लॉकडाउन और आज की स्थिति में काफ़ी फर्क पड़ा हुआ है। लोग इसके गंभीरता को समझ गए हैं और सरकार जो बार बार कह रही थी उस बात को भी समझ रहे हैं और इसलिए आप देखिए हमारे यहाँ सब्जी बाजार में भी लोग लाइन पे खड़े डिस्टेंस मेंटेन करके, दुकानों में भी खड़े हैं। अपवादात्मक कुछ जगह पर ऐसी स्थिति हो जाती है तो उसमें सरकार को नियंत्रण में स्थिति लेने के बाद निश्चित रूप से कार्रवाई करनी पड़ती है। मुझे लगता है कि अभी धीरे धीरे हमको बहुत सी बातें ऐसी हैं, अभी हमारे यहाँ छोटे छोटे रिटेल के दुकान शुरू हो गए हैं और वो कोरोना के लिए जो विशेष रूप से भारत सरकार ने और राज्य सरकार ने जो प्रिवेंटिव मेजर्स दिए हैं उसका अमल करके लोग अब ठीक प्रकार से काम कर रहे हैं। आज ही मेरी ये रिटेल वालों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें बड़े मॉल वाले और छोटे सभी लोग थे। उनका कहना था कि हमारे यहाँ महिलाएं, बच्चे, लोग, युवा काम करते हैं, सब बेरोजगार है, सबके लिए यहाँ परिस्थिति हमारे लिए बहुत गंभीर है।
तो निश्चित रूप से मैंने उनको कहा कि आप भी सरकार को ये कहिए कि कोरोना के लिए जो आवश्यक गाइडिंग प्रिंसिपल है, डिस्टेंस मेंटेन करना और उसके साथ सैनिटाइजर का उपयोग करना और मास्क लगाना, ये सब करके भी हम लोग इसकी जिम्मेदारी लेते हैं कि हम इसी प्रकार से काम करेंगे। अगर ऐसी आप गारंटी देंगे तो सरकार में भी उसके बारे में विचार करने के लिए कोशिश करेंगे। पर स्वाभाविक रूप से अब जो स्टेक होल्डर्स है, चाहे आप मीडिया का आपका स्टूडियो हो, चाहे कोई फैक्ट्री हो, चाहे कोई ऑफिस हो, चाहे कोई दुकान हो, चाहे कहीं माल हो, तो जो इसके मालिक है, इसके प्रमुख है, उनको ये चिंता करनी पड़ेगी कि कोरोना का संक्रमण न हो। इसके लिए जो आवश्यक उपाय योजना सरकार ने सुझाई है, उसका पालन करते हुए ही हमको आगे जाना होगा। कुछ दिनों तक तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि ये इसी से हमको आगे जाएंगे। धीरे धीरे मैं मानता हूं कि हम एक वॉर निश्चित रूप से जीतेंगे, ये मेरा दृढ़ विश्वास है। और अभी तक क्या हुआ कि इसका वैक्सीन अभी तक जो प्रयोग चल रहे हैं पूरे देश में, पर अभी तक ऐसा कोई सॉलिड आया नहीं है, पर आने की संभावना है। तो वैक्सीन भी मिल जाएगा तो स्वाभाविक रूप से हम एकदम लीक प्रूफ हो जाएगा, क्योंकि वैक्सीन लेने के बाद कोरोना होने की संभावना नहीं रहेगी। दूसरी बात, इसका जो डिटेक्शन है उसके लिए भी कोई सिंपल मेथोडोलॉजी चाहिए, उसके ऊपर भी रिसर्च चल रहा है और मुझे लगता है ये दोनों बातें जल्दी ही पहुंच जाएगी तो स्वाभाविक रूप से हमको हमारे रोज़मर्रा के जीवन को सुचारू रूप से चलाने में और आसानी होगी। तब तक हमको निश्चित रूप से जो बातें हमारे सरकार ने कही है उसका पालन करके ही हमको जाना पड़ेगा। और एक दूसरी तरफ हमारे यहाँ एमएसएमई है, हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स है, लेबर्स है, माइग्रेंट लेबर्स है, जिनके रोजगार चले गए, उनकी हालत है, अभी लोग पैदल निकलना शुरू हो गया है, रोजगार भी नहीं, खाने के लिए नहीं। तो ये सब अवस्था में स्वाभाविक रूप से हमको निश्चित रूप से इसका भी विचार करना पड़ेगा। बिटवीन द लाइन दोनों विचार करते हुए कोरोना का संक्रमण न होते हुए हम क्या क्या कर सकते हैं, इसका ही सरकार अध्ययन करती है और हाईएस्ट लेवल पर इसके फीडबैक लिए जाते हैं और उसके बाद ही सरकार निर्णय करती है, राज्य सरकार को भी कॉन्फिडेंस में लेकर। तो मुझे लगता है निश्चित रूप से आने वाले समय में इसके बारे में पॉजिटिव विचार होगा उपाय योजना के साथ और निश्चित रूप से कुछ ना कुछ मार्ग निकलेगा। हताश होने की ज़रूरत नहीं है, निगेटिविटी रखने की ज़रूरत नहीं है। हम पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, आत्मविश्वास के साथ हम इस परिस्थिति पर मात करेंगे, हम विजयी होंगे। इसी विश्वास को सब जगह निर्माण करने की आवश्यकता है और मीडिया में भी इसका रोल इम्पोर्टेंट है। तो मुझे लगता है आप सब लोग भी सहयोग करके, हम सब लोग मिलकर लोगों की, मैं भी जब अनुभव कर रहा हूँ कि निराशा, फ्रस्ट्रेशन, निगेटिविटी, इसको हटाना चाहिए। ये बहुत बड़ी समस्या है और सरकार पूरा सबके साथ है और हम निश्चित रूप से इससे निकलेंगे, ये विश्वास मुझे है। गडकरी जी, आप पॉजिटिव सोच वाले मंत्रियों में गिने जाते हैं, पॉजिटिव सोच वाले नेताओं में गिने जाते हैं, जो व्यवहार से उदाहरण पेश करने में यकीन रखते हैं। आपने अभी जितनी सारी चीजें अंडरलाइन की हैं, चाहे वो एमएसएमई की बात हो, चाहे वो मजदूरों के पैदल घर निकल जाने की बात हो, उन सारे विषयों पर मैं आपसे आज बात करना चाहता हूं। लेकिन उसके पहले जो आपने विषय रखा कि सरकार ने गाइडलाइंस दी हैं और आप उम्मीद करते हैं कि उद्योग धंधे जब शुरू होंगे तो वो उन सब चीजों का पालन करेंगे। सर, आपको लगता नहीं कि ये थोड़ा ज्यादा आशावाद है? क्योंकि जब इस देश में इसको लेकर भी बहस होती है कि उद्योग धंधे कम से कम जो बेसिक मिनिमम वेज निर्धारित है वही ईमानदारी से पे करने लगे, हम उस जगह पर उनसे ये उम्मीद कर रहे हैं कि वो 50% वर्कफोर्स में काम करना शुरू कर दें, मजदूरों के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, उनको सैनिटाइजेशन की सुविधाएं मुहैया करा दें। ये सारा कुछ हो पाएगा, आपको लग रहा है? मुझे लगता है ये निश्चित रूप से हो जाएगा और हो रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे नेशनल हाईवे का अभी पूरा ट्रैफिक कम से कम गुड्स का 65-70% आ गया। हमने एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम शुरू कर दिया और जहां ग्रीन जोन है वहां की फैक्ट्रियां शुरू हो गई। और जहां देखिए, अभी जैसे मैं नागपुर में हूं, हमारे यहाँ 12 विधानसभा क्षेत्र है, 6 ग्रामीण में है जिसमें इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ कोरोना लगभग नहीं के बराबर है। और दूसरी और 6 शहर की है, उसमें से अभी तक हमारा प्रॉब्लम केवल 2 ही विधानसभा में था, 4 विधानसभा में वो संकट नहीं था, पर अभी 2 विधानसभा में ये 2-3 वार्डों तक सीमित था। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे मैं जो अनुभव कर रहा हूँ कि उद्योग, व्यवसाय, दुकानें बंद होने के कारण वो भी समस्याएं बहुत बड़ी बड़ी है। लोगों में निराशा, फ्रस्ट्रेशन, निगेटिविटी बढ़ रही है। और मैं आपको एक बात मैंने आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि देखिए, हमारे देश में आज हम सबको
अनेक प्रकार की समस्या आती रहती है, जाती रहती है, और इसलिए उन समस्याओं पर मात करके हमको आगे निकलना है। और इसलिए निश्चित रूप से हम पॉजिटिविटी को बढ़ाना चाहिए, हमने आत्मविश्वास को बढ़ाना चाहिए, और ये लड़ाई हम जीतेंगे, ये भाव पैदा करना चाहिए। देखो, कोई भी लड़ाई आसान नहीं होती, हर लड़ाई डिफिकल्ट होती है, समस्याएं गंभीर होती है, जो कुछ चैलेंजेस है वो बहुत बड़े बड़े हैं, पर इसका मतलब हम लोग हमारी निगेटिविटी से, फ्रस्ट्रेशन से निराश हम भी हो और लोगों को करें, ये ठीक नहीं है। लड़ाई लड़ने वाले लोग हर समय आत्मविश्वास के साथ, लड़ाई वेपन से लड़ी नहीं जाती, दिल से लड़ी जाती है, और इसलिए लोगों के मन में हम आत्मविश्वास निर्माण करें। और मैं आपको एक बात बताता हूं कि असंभव काम को ही तो संभव करना सबसे बड़ा लीडरशिप का ये होता है। अभी मैं जब गंगा को शुद्ध, अविरल और निर्मल करने की बात कर रहा था, तो मुझे लोग मजाक में लेते थे। अब इस बार कुंभ में गए तो करीब 70-80% काम हो गए, गंगा अविरल निर्मल थी, लोगों ने खुद अनुभव किया। अब देखिए, कहीं ना कहीं लोगों को कहीं ना कहीं आत्मविश्वास जगाकर उनका सपना दिखाने, जो दिखाया हुआ सपना पूरा करना, यही लीडरशिप के प्रति सबसे बड़ा चैलेंज होता है। और मुझे लगता है ये बहुत कठिन दौर है, और हमारे समाज में गरीबी है, भुखमरी है, बेरोजगारी है, अज्ञान है, अनएजुकेटेड लोग हैं। आप देखो केरल की स्थिति कैसी है। आज केरल में उन्होंने लगभग कोरोना के ऊपर, उनकी सरकार ने काफ़ी सफलता मिली है। अब अरुणाचल और गोवा में कोरोना के मरीज नहीं के बराबर है। तो क्या जो केरल कर सकता है, जो अरुणाचल और गोवा कर सकता है, वो हम भी कर सकते हैं। तो ये कठिन है, असंभव नहीं है, मुझे थोड़ा सा चैलेंजिंग टास्क है, पर हम ये करके दिखाएंगे। यही भाव निर्माण करना आज देश की सबसे बड़ी आवश्यकता है। और मैं जो कुछ लोगों से बातचीत करते हुए अनुभव कर रहा हूँ, मैं आपसे नम्रतापूर्वक कहूँगा कि सबसे इम्पोर्टेंट काम कोई है तो फ्रस्ट्रेशन, निराशा और निगेटिविटी से हटाकर लोगों के मन में पॉजिटिविटी, हाँ, और हम जीतेंगे, हम कामयाब होंगे। और जैसे कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, इस टाइप की जो कविता है, या अटल जी की वो कविता थी, कदम से कदम मिलाकर चलना होगा, तो ये भाव जगाना होगा, तभी हम कुछ ना कुछ निश्चित रूप से समाज को जो है एक दिशा में ले जा सकेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। 26 अप्रैल की आपके दफ्तर की एक प्रेस रिलीज है कि लॉकडाउन के दौरान 1,05,00,000 लोगों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या दूसरे ऑनलाइन माध्यमों के जरिए आप कनेक्ट कर चुके हैं। मुझे नहीं पता कि उसके अब 10 दिन बाद तक आप कितने लोगों तक ये पॉजिटिविटी का संदेश पहुंचा चुके हैं, आप ही बता दीजिए। देखिए, अभी तक मेरे को मालूम नहीं, पर 3.5 करोड़ के ऊपर पहुंचा था, और अभी मुझे वो रोज नंबर मिलता है कितने लोगों ने सुना है, तो अभी वो 4 करोड़ तक पहुंचा है। क्या होता है कि हमारे जो एमएसएमई की ऑर्गेनाइजेशन है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, कोई लेदर एसोसिएशन है, प्लास्टिक एसोसिएशन है, फीकी है, फिर पीएचडी चैम्बर है, सीआई है, यहाँ से लेकर अभी छोटे छोटे रियल एस्टेट के लोग थे, छोटे उनके एमएसएमईज है, कोई रेस्टोरेंट वाले थे, कोई एंटरटेनमेंट के भी लोगों से मेरी बातचीत हुई। तो मुझे यही ध्यान में आया कि बहुत बड़े प्रमाण पर निराशा है, और ये निराशा से लोग डरे हुए हैं, और इसलिए अच्छा, डरने से तो हम तो निश्चित रूप से हारेंगे ही। तो इस बार डरे हुए लोगों में पॉजिटिविटी निर्माण करना, उनको हम विजयी होंगे ये आत्मविश्वास निर्माण करना, यही समय की आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि चाहे मीडिया हो, चाहे नेता हो, चाहे पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे कोई भी सरकार हो, हम सब लोग मिलकर ये आत्मविश्वास जगाए। और हमारा ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि कठिन से कठिन लड़ाई भी हम जीते हैं, हमने जीत कर दिखाया है। और मुझे लगता है आपको भी मैं अनुरोध करूंगा, क्योंकि मैं ये 4 करोड़ लोगों तक पहुंचा हूं, और सब जगह पर मैंने ये जब भाव देखा, तो मैं जो लोग मुझसे बोलते हैं मैं उनसे बात करता हूं, उनको हिम्मत देता हूं, और मैं कहता हूं देखो, चाइना अभी ये हमारे लिए जो कुछ आया हुआ है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, क्योंकि मैं इंडस्ट्री से ज़्यादा बात करता हूं। और मैं कहता हूं, जापान के प्रधानमंत्री ने कहा कि जापान की जो भी इन्वेस्टमेंट चाइना में, जो भी उद्योगपतियों की इंडस्ट्री है, वो आउट ऑफ चाइना निकलेंगे, तो इतना बड़ा पैकेज उन्होंने जाहिर किया। अमेरिका भी बहुत नाराज है चाइना पर, सब देश नाराज है। क्यों नहीं हम इसका एडवांटेज लेकर इसमें से हम टेक्नोलॉजी के लिए ज्वाइंट वेंचर करें, हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाएं, और निश्चित रूप से सरकार भी काम करे, प्राइवेट सेक्टर भी काम करे, और हम इस परिस्थिति को बदलने के लिए गेम चेंजर के रूप में काम करें। तो ये निश्चित रूप से सब लोगों के मन में निर्माण करेंगे, तो बूंद बूंद से ही तो सागर बनता है।
अगर हर बूंद ने ये तय किया कि मैं सागर में नहीं जाऊंगा तो सागर कैसे बनेगा। और ये बूंद बूंद जो है ये आप है, हम है, और हम लोग सब लोग एक इकट्ठा होकर अगर साथ होंगे तो मुझे लगता है, मैं आत्मविश्वास से आपको कहता हूं, क्योंकि मेरे जीवन में मुझे नहीं होने वाले बहुत से काम करने का मौका मिला। अभी आपको मैं अच्छी गुड न्यूज देता हूं कि हमारे यहाँ ये पिथौरागढ़ से मानस सरोवर जोड़ने का एक रोड बनाने का काम हम 5 साल से कर रहे थे। बीआरओ के हमारे शूर जवान वहाँ बेचारे -8 डिग्री में पहाड़ी में काम कर रहे थे हमारी सीमाओं पर, बहुत कठिन था। अभी 2 दिन पहले उन्होंने पूरा पहाड़ खोद दिया, MiG-26 हेलीकॉप्टर से मशीन वहाँ लेकर गए और वहाँ -8 डिग्री -6 डिग्री तक टेम्परेचर था। मेरी भी देखने के लिए भी जाने की हिम्मत नहीं हुई। अब पूरा काम उन्होंने पूरा कर लिया और रोड बनाने का काम शुरू हुआ और 6 महीने में हम पिथौरागढ़ से हम मानस सरोवर चाइना की सीमा तक जाएंगे। 10, 12, 15 किलोमीटर के बाद हम लोग मानस सरोवर पहुंच सकेंगे। अब ये काम हमारे जवानों ने करके दिखाया। बहुत कठिन काम था। MiG-26 हेलीकॉप्टर से वहाँ ड्रिलिंग मशीन्स लेके गए, वो ले जाना भी बहुत कठिन था। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से कठिन काम भी हमारे लोग कर सकते हैं, हमारी मिलिट्री कर सकते हैं, हमारे जवान कर सकते हैं, हमारे पुलिस वाले, हमारे डॉक्टर, हमारी नर्सेस, हमारे सफाई कामगार, हमारे सिक्योरिटी के लोग, सब लोग इतने कठिन स्थिति में कितनी हिम्मत के साथ काम कर रहे हैं। क्या ये मुंबई में, महाराष्ट्र में कितने हमारे पुलिस वालों को इसमें कोरोना हुआ, उसका भी संक्रमण हुआ, फिर भी बेचारे कठिन स्थिति में रात दिन मेहनत करते रहे। तो मुझे लगता है कि हमको ये स्पिरिट जगाना होगा, ये बहुत जरूरी है और इसको हम निश्चित रूप से जीतेंगे। और मैं आपको बता दूं, केवल मैं पॉलिटिकल लीडर जैसी आपसे बात नहीं कर रहा हूं, मैं विश्वास के साथ बताता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में जो प्रयास भारत सरकार कर रही है, राज्य सरकार कर रही है और हम जिस दिशा से जा रहे हैं, हमारी निश्चित रूप से जीत होगी। ये पूरा आत्मविश्वास मेरे मन में है। और देखिए, आपको 1 आध महीने के बाद जब कभी आप चर्चाएं करेंगे तो निश्चित रूप से मेरे शब्दों की आपको याद आएगी। गडकरी जी, आपने कहा यह मौका है, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि जो संकट चीन में शुरू हुआ उसकी वजह से भारत के सामने एक सुनहरी मौका है। ये अभी सोच में है केवल, या इसको लेकर आप लोगों ने और भारत की सरकार ने कोई कदम आगे बढ़ा भी दिया है? कोई ऐसा हिंट या कोई और गुड न्यूज इससे जुड़ी आप शेयर कर सकें? देखिए, निश्चित रूप से हमने इसके बारे में काम शुरू किया। हमारे मिनिस्ट्री में एक जॉइंट सेक्रेटरी को जिम्मेदारी दी है। सभी डिपार्टमेंट, सभी स्टेट गवर्नमेंट के इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। मैंने एमएसएमई के सभी एसोसिएशन में सभी मेंबर्स को कहा कि एक बार अच्छी टेक्नोलॉजी लाने के लिए आपको अगर जॉइंट वेंचर करना है तो टेक्नोलॉजी के लिए करिए, क्या फॉरेन इन्वेस्टमेंट लानी है तो उसके लिए करिए। और मुझे बहुत इस बात की खुशी है कि निश्चित रूप से स्किल्ड मैन पावर हमारे देश में है और हमने ये भी तय किया कि जो भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेके इंडस्ट्री शुरू करना चाहेगा उसको 3 महीने में सभी प्रकार की परमिशन कैसे मिलेगी और वो काम कैसे शुरू कर पाएंगे, इसके लिए हम पूरी मदद करेंगे, मॉनिटरिंग करेंगे। और इस समय एक बहुत बड़ा अवसर हमें मिला है कि हम हमारा एक्सपोर्ट बढ़ाएं, इंपोर्ट को कम करें, रोजगार की निर्मित करें और उद्योग जो हमारे एक ही क्षेत्र में हुए वो हम लोग उसको 115 एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट में और ट्राइबल, सोशल, इकोनॉमिकली बैकवर्ड, एजुकेशनली बैकवर्ड जो एरिया है, एग्रीकल्चर, रूरल, ट्राइबल एरिया, वहाँ हम ये बढ़ाए। अब जैसे मैंने आपको बताता हूँ, ये धारावी के लोगों से मेरी बात, लेदर में काम करने लोगों से बातचीत हुई तो मैंने उनको, धारावी में क्यों रहते हो? अब मैं दिल्ली मुंबई हाईवे बना रहा हूँ, आप महाराष्ट्र सरकार से बात करो, हाईवे के बाजू में एक इंडस्ट्रियल क्लस्टर लेदर का खोलो, रहने की भी अच्छी व्यवस्था होगी, उसके लिए बड़ी बड़ी इंडस्ट्री होगी, आपको काम करने के लिए सुविधा के लिए एक क्लस्टर तैयार करो, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, डिजाइनिंग का भी एक सेंटर होगा और मैं इसके लिए मदद करने के लिए तैयार हूँ। अभी मुंबई दिल्ली हाईवे पे हमने 62 में से 32 पैकेजेस पे काम शुरू कर दिया है, लैंड एक्विजिशन पूरा हो गया है और हम 2.5-3 साल के अंदर रोड को पूरा करेंगे और 220 किलोमीटर डिस्टेंस कम होगा और इस हाईवे 1 लाख करोड़ का है जिसमें हमने 16,000 करोड़ लैंड एक्विजिशन पे बचा है। अब 10 से 15 लाख रुपए एकड़ लैंड है तो उसके बाजू में हम इंडस्ट्रियल पार्क करेंगे, लॉजिस्टिक पार्क करेंगे, हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट उसमें काम कर रहे हैं, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, पोर्ट से जोड़ेंगे और वहाँ एक अगर विलेज होगा तो स्मार्ट विलेज बनेगा और वो धारावी से वहाँ जाएंगे। अभी थाना डिस्ट्रिक्ट के ही बैकवर्ड एरिया में वहाँ जगह है, नज़दीक है मुंबई से। अब धारावी में रहना कितना मुश्किल है, आप जानते हैं, मैं भी मुंबई में रहा हूँ। तो इस समय हम क्यों नहीं इस प्रकार के इनिशिएटिव लेकर ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज करके इसको हम लोग इसको प्लान बना और करें। मुझे लगता है ये हो सकता है। आज मुंबई में कितने पोल्यूशन की समस्या है,
एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है। अब कोरोना जैसा आता है तो लोग एक एक छोटे से घर में 200 स्क्वायर फीट में 8 लोग रहते हैं, कैसे वो डिस्टेंस मेंटेन करेंगे? बहुत कठिनाइयां है। और ये लोग खुशी से नहीं आए, ये लोग मजबूरी से आए, इनको रोजगार नहीं मिला इसलिए आए। अगर इनके गांव के आसपास अगर इनको रोजगार मिलेगा तो ये क्यों आएंगे? तो मुझे लगता है कि दिस इज द टाइम कि हम लोग कोई आगे जाके एक 25 30 40 साल को सोचकर एक विजन बनाकर हम कुछ एजेंडा तैयार करें, और निश्चित रूप से ये होगा जो ब्लेसिंग इन डिसगाइज के रूप में हुआ है, ऐसा मुझे लगता है। आपने खुद इस बात का अभी एहसास दिलाया अपनी बातों से कि एमएसएमई सेक्टर को लेकर आपकी चिंता काफी ज्यादा है। यह सच भी है, वजह भी है उसकी कि एमएसएमई सेक्टर की कमर पूरी तरह से टूट गई है इस कोरोना के समय में। तो उसको मलहम लगाने के लिए सरकार क्या कर रही है? देखिए, जितने लोगों से, जितने एसोसिएशन से मैंने बातचीत की, उनकी बातों को समझने की कोशिश की, और हर समय मेरे जॉइंट सेक्रेटरी, मेरे प्राइवेट सेक्रेटरी इस बार हर कॉन्फ्रेंस में रहते थे। हमने सब नोटिंग किया, फिर कुछ बातों के बारे में हमने हमारे मिनिस्ट्री के लेवल पर अध्ययन किया, मेरे साथ चर्चा हुई, और हमने इसमें क्या करना चाहिए, रिजर्व बैंक क्या कर सकती है, बैंक क्या कर सकती है, फाइनेंस मिनिस्ट्री क्या कर सकती है, इनकम टैक्स जीएसटी में हम क्या कर सकते हैं, बाकी भी मिनिस्ट्री के लेवल पर क्या कर सकते हैं, इन सब बातों को हमने ठीक प्रकार से एनालाइज करके फिर हमने हमारी बातें हमारे उचित जगह पर पहुंचाई है। और मेरा विश्वास है कि जल्दी निश्चित रूप से राहत मिलने की कोई ना कोई घोषणा होगी, ऐसी उम्मीद मैं भी कर रहा हूं। क्या यह समझा जाए कि एमएसएमई के लिए सरकार कोई बड़ा आर्थिक पैकेज ऐलान कर सकती है? देखो, ये तो अधिकार वित्त मंत्री का है, वो कब करेगी, क्या करेगी और कैसा करेगी, ये तो उन्हीं को तय करना है। और निश्चित रूप से जो हमारी जिम्मेदारी थी, क्या क्या परिस्थिति है, वो पूरी हमने उनके पास पहुंचाई है। और मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ, पॉजिटिव हूँ, और मुझे लगता है कि निश्चित रूप से लोगों को राहत मिलेगी। और वैसे हमने इसके पहले भी बहुत से निर्णय किए, वित्त मंत्री ने किए। अभी 20% वर्किंग कैपिटल बढ़ा दिया है। इसके पहले हमने मार्च तक करीब 5-6 लाख एमएसएमई को रिस्ट्रक्चर किया, वो मुदत हमने 31 दिसंबर तक बढ़ाई, जिसमें 25 लाख एमएसएमई रिस्ट्रक्चर होगी। इसके साथ हमने अभी इनकम टैक्स और जीएसटी रिटर्न 5 लाख तक तुरंत करने के बारे में फैसला हमारे वित्त मंत्री जी ने लिया है। काफ़ी बातें, अभी प्रधानमंत्री जी ने अनाज के गोदाम खुले कर दिए, हमने पूरा सब जगह पर हमारे यहाँ गेहूँ चावल कोई कमी नहीं है। इसके साथ साथ गरीब लोगों को पूरी तरह से अनाज मिल रहा है। आज प्रधानमंत्री जनधन योजना में हर गरीब के व्यक्ति के अकाउंट में 35 करोड़ अकाउंट वाले उनमें पैसे जमा किए हैं। और सभी प्रकार से गांव, गरीब, मजदूर, किसान सबको राहत देकर हम कैसा कर सकते हैं, ये हम करने की कोशिश सरकार कर रही है और आगे भी करेगी। पर मैंने एक बात उन लोगों को ये भी समझाई, कोई मुझे अमेरिका की बात कर रहा था कि जापान ने अपना 12% जीडीपी कोरोना के पैकेज के लिए दिया, अमेरिका ने 2 ट्रिलियन दिया। तो मैंने कहा, देखो, हमारी इकोनॉमी की तुलना जापान और अमेरिका से नहीं हो सकती। और दूसरी ओर हमारे यहाँ निश्चित रूप से मैं मानता हूँ कि आज कौन अड़चन में नहीं है। राज्य सरकारें अड़चन में, उनको अगले महीने तनख्वाह देने में सोचना पड़ रहा है। भारत सरकार का रेवेन्यू ड्रॉप हुआ है, बैंकिंग सिस्टम चैलेंज से गुजर रही है, इंडस्ट्री भी प्रॉब्लम फेस कर रही है, माइग्रेंट मजदूर और मजदूरों के रोजगार का भी प्रॉब्लम है। पर इसमें कोई निराश नहीं होते, हम सब लोग मिलकर आगे जाएंगे और निश्चित रूप से एक दूसरे को प्रोटेक्ट करेंगे, एक दूसरे को सहयोग करेंगे, और इस संकट की घड़ी में आगे जाकर सब लोग इससे पार होंगे। इसमें बैंक भी टिकेगी, सरकार भी टिकेगी, इंडस्ट्री भी टिकेगी, मजदूर भी टिकेगा, और हम इस संकट से बाहर निकलेंगे। जितना हो सकता है उतना पूरा आज तक भारत सरकार ने किया है, राज्य सरकारों ने किया है, हम भी करेंगे। यही विश्वास मैंने सबको दिया और उनको निराशा से दूर करने की कोशिश की। आपने बड़े उद्योगों से कहा कि एमएसएमई सेक्टर का बकाया 1 महीने के अंदर वो चुका दें ताकि इनको भी थोड़ी सी राहत महसूस हो। लेकिन जो बड़े उद्योग खुद आपके सामने रोना रो रहे हैं कि साहब हमारी कमाई बिल्कुल ठप है, हमारे रेवेन्यूज बिल्कुल फॉल कर गए, लगातार नीचे जा रहे हैं, आपको लगता है वो पे करेंगे ताकि इकोनॉमी का चक्र वापस दुरुस्त होने की दिशा में बढ़े? देखिए, इसमें स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, स्टेट गवर्नमेंट, भारत सरकार के अंडरटेकिंग और मेजर उद्योग और बड़े कॉन्ट्रैक्टर ऐसे हैं। और इसलिए एनएचआई में भी मैंने अब कहा कि कॉन्ट्रैक्टर को टर्मिनेट करना है, उसको कोई पेमेंट देना है तो छोटे लोगों की भी लिस्ट लेकर उनको डायरेक्ट पेमेंट करा दो, क्योंकि ये गरीब लोग हैं। अभी हमारे यहाँ एनसीएलटी में केसेस गई है, जो भी कोर्ट जैसे तारीख पे तारीख हो रही, निर्णय नहीं हो रहे, तो इसके कारण लोगों को न्याय नहीं मिलेगा। ऐसे ही चलता रहेगा। टाइम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेंथ इन इंडस्ट्री और बिजनेस एवरीवेयर।
अगर समय पर निर्णय नहीं होंगे तो लोगों को तकलीफ होती है। और इसलिए निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि मैंने उनको रिक्वेस्ट की, और मुझे सभी लोगों ने, बड़े बड़े ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लोग उसमें थे, एमडी थे, सबने प्रॉमिस किया कि हमने सबके पैसे दिए, फिर भी हम चेक करेंगे, जहां भी कोई कमी होगी तो हम पहले उनका पेमेंट करेंगे। देखिए वो छोटे छोटे लोग हैं, और इसलिए सरकारी स्तर पर पब्लिक अंडरटेकिंग, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, भारत सरकार के स्तर पर अलग अलग डिपार्टमेंट में निश्चित रूप से मैंने सबके डिपार्टमेंट के मंत्रियों को रिक्वेस्ट की है कि उनके यहाँ जो भी इस प्रकार का पेंडिंग है, कॉन्ट्रैक्टर का हो, किसी का भी हो, वो इस समय दे, ताकि मार्केट में लिक्विडिटी बढ़नी चाहिए। और मार्केट में जब तक लिक्विडिटी नहीं बढ़ेगी तब तक हमारा जो इकोनॉमी का व्हील है वही गति से चलेगा नहीं। तो इस समय मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ाना ये सबसे बड़ी आवश्यकता है, और निश्चित रूप से इसके लिए हम सब लोग मिलकर प्रयास कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हिम्मत देना, पॉजिटिविटी रखना और जीतने का आत्मविश्वास निर्माण करना, आत्मविश्वास और अहंकार दो शब्दों में अंतर है। मैं अहंकार की बात नहीं कर रहा हूँ, आत्मविश्वास की बात कर रहा हूँ, और ये आत्मविश्वास जगाकर हम आगे जाएंगे तो निश्चित रूप से हम इससे बाहर निकलेंगे, हम जीतेंगे, यही मेरा विश्वास है। गडकरी जी, जब सरकार के मंत्री कहते हैं कि लिक्विडिटी बढ़नी चाहिए मार्केट में, आम लोगों की जेब में पैसा जाना चाहिए ताकि अर्थव्यवस्था का चक्र दोबारा शुरू हो सके, तो उसे सॉल्यूशन के तौर पे दिखाया जाता है। लेकिन जब राहुल गांधी कहते हैं कि हर आदमी के हाथ में 7,500 रुपए दीजिए, मैं आपसे ये मांग कर रहा हूं, तो सारे मंत्री मजाक उड़ाने लगते हैं उनका। देखिए, पहली बात तो देखिए कि प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जनधन योजना में गरीब लोगों के अकाउंट में ऑलरेडी हमने पैसा जमा कर दिया है। हमने अनाज का भंडार खोल दिया है। आज राज्य सरकार के पास गेहूं चावल की कोई कमी नहीं है, बहुत सस्ते रेट में, लगभग नहीं जैसी कीमत पर भी आज अनाज उपलब्ध है। और आपको मैं बताता हूँ, मेरे यहाँ अभी कलेक्टर से मैंने कल शाम को बात की नागपुर के, और ये जो मजदूर जा रहे हैं इनका हमारे नेशनल हाईवे पर उनके लिए खाने की व्यवस्था की है लोगों की। तो मैंने कहा आप एक काम करिए कि कुछ गेहूं और चावल जो सामाजिक संस्थाएं वहाँ कर रही है उनको आप गवर्नमेंट के कोटे से दे दीजिए, ताकि वहाँ कम से कम गरीब लोग भूखे रहकर कोई मरे नहीं। देखो बहुत कठिन स्थिति है, बहुत बड़े प्रमाण पर लोग आ रहे, इधर आंध्र प्रदेश तेलंगाना से आ रहे, उधर वो मध्य प्रदेश की ओर जा रहे हैं, संख्या है। तो मुझे लगता है इस समय में हमने सबने उनके पीछे खड़े रहना चाहिए, ये बहुत ही बड़ा। कल मैं एक इंडस्ट्री वाले से बात कर रहा था, वो बोले मेरा पूरा इंडस्ट्री चले जाए तो कोई अड़चन नहीं, और वो मुझे मालूम है कि वो बहुत संकट में थे, बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, संकट में है, और उनको इंडस्ट्री शायद उनकी चल भी नहीं पाएगी इस स्थिति में। तो बोले मैं जो है वो बेच दूंगा, पर नितिन जी एक बात देखिए कि कोई भी गरीब भूखा नहीं मरना चाहिए, और मुझे लगता है यही स्पिरिट देश की जनता में भी है, लोग भी मदद कर रहे हैं, और निश्चित रूप से हम सब लोग भी सामाजिक जिम्मेदारी के साथ ऐसे लोगों की मदद करें, यही आज सबसे बड़ी आवश्यकता है। प्रधानमंत्री जी जब जब सामने आए उन्होंने एक बात बार बार दोहराई, उन्होंने कहा कि ऐसे समय में उद्योग धंधे मजदूरों को तनख्वाह देते रहें, कोई किसी को नौकरी से ना निकाले। लेकिन हर दिन कहीं ना कहीं नौकरियां जाने की खबरें आ रही हैं, इसको दुरुस्त कैसे किया जाए? देखिए, हर व्यक्ति की, संस्था की, सरकार की, उद्योग की अपनी अपनी समस्या है, पर यह समय ऐसा है जो भाव प्रधानमंत्री ने व्यक्त किया कि थोड़ा सा कठिनाई होगी, घर से देना पड़े, फिर भी ये गरीब मजदूरों के बारे में इस बार आप चिंता करिए। और जो बात मैंने आपको कही वो देश के एक बहुत बड़े उद्योगपति की बात मैंने कही, उन्होंने मुझे कहा कि मेरा जो होना है हो जाए, पर आज एक भी आदमी अनाज के कारण भूखा नहीं मरना चाहिए। और इसलिए मैं जो देख रहा हूँ नीचे लेवल पर कि अड़चन में जो लोग हैं, उद्योग वाले हैं, व्यापार वाले हैं, गरीब गरीब लोग हैं, वो भी भले अपने यहाँ 1 महीना 2 महीने का तनख्वाह नहीं दे पा रहे, फिर भी वो अपने यहाँ से अनाज बांट रहे हैं, लोगों को मदद कर रहे हैं, भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं। और यही भारतीय संस्कृति भी है, इतिहास भी और विरासत भी है कि वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, यही पशु प्रवृत्ति है कि आप वही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो ये भाव मैं तो ये ग्रास रूट लेवल पर देख रहा हूँ, और ये लोगों का त्याग देख रहा हूँ, लोगों का इस कठिन स्थिति में इस प्रकार का भाव देख रहा हूँ। यही देश की सबसे बड़ी ताकत है, स्ट्रेंथ है, इसको मजबूत करके और बढ़ाना, यही हम सबका मिलजुल कर काम है, ऐसा मुझे लगता है। यूपी की सरकार ने कहा कि 3 साल तक लेबर कानून लागू नहीं होगा। मध्य प्रदेश ने कहा कि हम नया लेबर लॉ लेकर आ रहे हैं। ये सब कोरोना का इंपैक्ट है और इसको लेकर विरोध की आवाजें आप भी सुन रहे होंगे।
तो सरकार ऐसे दौर में उद्योगों और मजदूरों के हितों के बीच में सामंजस्य बैलेंस कैसे बनाएगी? देखिए, ये मुझे लगता है कि इसमें कोई सामंजस्य बिगड़ गया ऐसी बात नहीं है। जो नए उद्योग आने चाहिए, नई इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए, उनकी अपनी कुछ शर्तें होती है, कंडीशन होती है। हम लोग क्या होते हैं, दोनों बाजू से बोल रहे हैं। अब वो बोलते हैं वियतनाम में चला गया, ताइवान में चले गए, हमारे यहाँ क्यों नहीं आए? तो अब वो उद्योग जो बाहर से आते हैं उनकी भी अपनी कुछ कंडीशंस होती है। अब हम लिबरल इकोनॉमी की तरफ चल रहे हैं और हमको नई कैपिटल इन्वेस्टमेंट लानी है, उससे ग्रोथ बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगा, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा और रोजगार बढ़ने के कारण ही देश में निश्चित रूप से हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। तो मुझे लगता है कि ये इन्वेस्टमेंट लाने के लिए कुछ चीजें हमको करनी पड़ेगी और ये जो उत्तर प्रदेश के सरकार ने किया, मध्य प्रदेश सरकार ने किया, इसमें लेबर के कुछ बातें जो होती है कॉन्करेंट लिस्ट में है, कुछ स्टेट लिस्ट में है, कुछ सेंट्रल लिस्ट में है। तो कॉन्करेंट लिस्ट में होने के कारण राज्य सरकार का अधिकार है और अपने राज्यों के हितों का विचार करते हुए उन्होंने निर्णय किया है और मुझे लगता है उस भाव में उसको लेना चाहिए। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कोशिश करें कि उनके यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग आए, इन्वेस्टमेंट आए, ताकि वहाँ के लोगों को अन्य राज्यों में रोजगार के लिए जाना नहीं पड़े। तो मुझे लगता है ये बहुत नैसर्गिक और स्वाभाविक है। इसके पीछे जो भाव है वो हमने समझना चाहिए। समझो हमने ये नहीं किया और वो उद्योग नहीं आए तो कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर हम लोग कुछ ना कुछ करके उनको ला सकेंगे तो होगा। अभी जैसे एनएचआई में हमने तय किया है कि अब हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए कोशिश करेंगे। हमारे प्रोजेक्ट्स इकोनॉमिकली वायबल है और अभी भी कठिन स्थिति में भी 30 किलोमीटर का एवरेज लगभग हमने पूरा किया है। तो अब हम सोच रहे हैं कि क्यों नहीं हम लोग 2 साल में 15 लाख करोड़ के रोड के काम शुरू करें और हमारे बजट तो हमारे को वित्त मंत्री ने अच्छा ही दिया है। हम लोग बैंकों से भी पैसा ले रहे, इंश्योरेंस से, पेंशन फंड से भी ले रहे, टीओटी में जा रहे, बीओटी में जा रहे, पीपीपी में जा रहे, हाइब्रिड एन्युटी में जा रहे। हम क्यों नहीं फॉरेन से भी टाइप करके उनके साथ भी कुछ हम पैसा ला सकते क्या? देखें, अब सीरियसली अभी तक हमने नहीं किया, अभी वो भी कोशिश कर रहे हैं कि भाई हम इन्वेस्टमेंट लाएं ताकि रोड के काम बढ़ाएं। रोड के काम बढ़ेंगे तो सीमेंट स्टील की खपत बढ़ेगी, इक्विपमेंट इंडस्ट्री जो है उसका काम जोरों में होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, उनके हाथ में पैसा आएगा तो मार्केट घूमेगा, चक्र घूमेगा। तो ये तो इस समय इंफ्रास्ट्रक्चर में वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, रेलवे, शिपिंग, पोर्ट्स, इनलैंड वाटरवेज, पावर, एविएशन, सब जगह पर जितनी पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आती है वो लाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर वो लानी है तो कुछ शर्तें उनकी भी होती है, तो उसमें भी कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा इस देश की स्थिति में और राज्य सरकार उस भूमिका में जा रहे हैं। मुझे लगता है उसमें गैर नहीं है कुछ। लेकिन मजदूर तो घर वापसी कर रहे हैं और आपका 2 साल में 15 लाख करोड़ हाईवे बनाने का प्लान था और आप उन मंत्रियों में गिने जाते हैं जो डेडलाइन सेट करते हैं उससे पहले लक्ष्य को हासिल कर लेते हैं। आपको लगता है कोरोना की चोट आपके टारगेट पर भी पड़ेगी? देखिए, मैं आपको एक बात, जब मैं पहले दिल्ली मुंबई हाईवे की बात कर रहा था लोग मुझे हंस रहे थे। अब 100% लैंड एक्विजिशन हुआ, 1 लाख का हाईवे जो है वो काम 62 में से 32 पैकेजेस में काम शुरू हो गया और मैं 2.5 साल में पूरा करेंगे। मैंने जब ये कहा कि पिथौरागढ़ से मानस सरोवर जाएंगे तो लोग हंस रहे थे, अब वो काम हो गया। आपको पता है गंगा अविरल निर्मल बनेगी, लोग मुझे बोल रहे थे, मेरे मित्रों ने भी कहा कि नितिन जी ऐसी बात मत कहिए कि ताकि सरकार में संकट आ जाएगा और आप अड़चन में आएंगे। तो देखो आज 70-80% गंगा अविरल निर्मल हुए, काम भी पूरे हुए। शिपिंग सेक्टर में 7,000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, 800 करोड़ का केवल बजट था साल का और 5 साल में 4,000 करोड़ हुआ, पर करीब हमने 16 लाख करोड़ की सागरमाला प्रोजेक्ट लाए और 6.5 लाख करोड़ के काम पूरे किए। मैं पिछले 5 साल में तीनों मिनिस्ट्री को मिलाकर करीब 15-17 लाख करोड़ तक के काम अवार्ड कर चुका। तो मुझे लगता है समस्या भी है, कठिनाई भी है, आसान नहीं है। और दूसरी बात, मैं जो टारगेट तय कर रहा हूं वो मेरी कमिटमेंट नहीं है। जैसे लड़का परीक्षा में बैठता है तो मेरिट में आने के लिए अध्ययन करता है, तो कभी फर्स्ट क्लास में पास होता है, कभी 75 के ऊपर भी मार्क लेता है, कई बार मेरिट में भी आता है। तो ये मैं टारगेट रख रहा हूं, ये मेरी कमिटमेंट नहीं है और ये स्पिरिट मैं मेरे अधिकारियों में, मेरे टीम में तैयार करूंगा कि नहीं इतना करना ही है। तब मैं ये कहीं ना कहीं 15 लाख नहीं तो 10 लाख 12 लाख करोड़ के पूरे होंगे। अब पता नहीं मुझे, पर मेरी कोशिश तो ये होगी कि 15 लाख करोड़ के हो। फिर मैं पैसे जो कमियां हैं वो कैसे दूर हो इसकी मैं कोशिश कर रहा हूं कि बाहर से पैसे कैसे लाए, कहां से लाए, कैसे मॉडल बनाए, कैसे इनोवेटिव फाइनेंशियल मॉडल बनाए। तो मुझे लगता है इफ देयर इज अ विल देयर इज अ वे, एंड इफ देयर इज नो विल देयर इज ओनली सर्वे, डिस्कशन, सेमिनार, कमिटी, सब कमिटी एंड रिसर्च ग्रुप। ये मैं मजाक में कहता था,
स्ट्रांग पॉलिटिकल विल, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। और मोदी जी के नेतृत्व में हम सबकी ये स्ट्रांग पॉलिटिकल विल है। और उन्होंने कहा है कि हम हिंदुस्तान को 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे और 100 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे। और इसमें जो मेरे डिपार्टमेंट का काम है, जो मोदी जी का उद्दिष्ट है, वो पूरा करने के लिए हम पूरी ताकत के साथ करेंगे। और आज तक का अनुभव ऐसा है कि जो कहा था वो हुआ है। अभी दिल्ली मेरठ हाईवे बना, अब मुझे बताइए, मैं बता रहा था 16 लेन का 18 लेन का रोड बनेगा तो लोग हंस रहे थे, आज बन गया। अब मेरठ तक का काम चल रहा है, 4 घंटे लगते थे, मैं कहता था 45 मिनट में आओगे, अब देखो आप 2-4 महीने के बाद लोग आएंगे। तो ये क्या होता है कि लोगों के मन में भी कभी कभी विश्वास नहीं था। मैं मुंबई में मंत्री था तो वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट, 55 उड्डान पुल, मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे जब बात करता था लोग हंसते थे, कैसे होगा, हुआ। अगर All right, crisp and clear, Nitin Gadkari.